चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो बात डिस्कस करनी है वो कल के लेक्चर में क्या हुआ था। कल के लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड तक बात की थी। आज एक क्वेश्चन से आगाज करते हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी है पोजीशन ए पे और वो पोजीशन ए से जाती है पोजीशन बी की तरफ, और लेट्स सपोज जाते हुए उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर्स पर आवर और वापस आती है फिर पोजीशन ए की तरफ, लेकिन वापस आते हुए उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया लेट्स सपोज कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड और फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि बॉडी वापस अपनी पॉइंट पे पड़ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट है। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी। अब एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड जो होगी वो तो हमें पता है कि डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टोटल, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं गिवन, ना ही टाइम गिवन है। गिवन सिर्फ ये है कि एक बॉडी ए से बी तक जाती हुई उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी और वापस आते हुए उसकी स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर थी, और एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे? हम ऐसे कर सकते हैं कि इस डिस्टेंस को x कह दें, तो ये दूसरा डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा। तो मतलब टोटल डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस तो 2x हो जाएगा, x प्लस x। अब हमने टोटल टाइम मालूम करना है। टोटल टाइम मालूम करना है, तो टोटल टाइम तो हमें ना इसका टाइम गिवन है ना हमें इसका टाइम गिवन है, लेकिन हमें स्पीड और डिस्टेंस तो है ना। तो स्पीड और डिस्टेंस से तो हम टाइम मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस पहली बॉडी के लिए टाइम होगा x बाय 50 और दूसरी बॉडी के लिए टाइम होगा x बाय 40। इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम इसका हो जाएगा 40 इंटू 50 और ऊपर आ जाएगा 40x प्लस 50x। ठीक है, ये आपके साथ आ गया टोटल टाइम। अब ये टोटल टाइम जो आया है ये इस तरह करते हैं कि इसको अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? टोटल डिस्टेंस की वैल्यू 2x थी और टोटल टाइम की वैल्यू क्या है? 40x प्लस 50x डिवाइडेड बाय 40 इंटू 50। ये 40 इंटू 50 ऊपर चला जाएगा, तो आपके साथ आ जाएगा 2x इंटू 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 40x प्लस 50x। इस नीचे से आप x को क्या कर सकते हैं? कॉमन, और वो इस ऊपर x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं किया ताकि आपको एक शॉर्टकट का पता चल जाए। और वो शॉर्टकट यहाँ से क्या बनता है? वो शॉर्टकट यहाँ बनता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। एक स्पीड 50 है, दूसरी स्पीड 40 है। तो ये जहां तक सॉल्यूशन आई, ये अगर इसकी जगह दोबारा वो स्पीड्स पुट कर दी जाए तो आप लिख सकते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये एक शॉर्टकट है स्पीड का।
किस स्पीड को मालूम करने का? एवरेज स्पीड को मालूम करने का। लेकिन ये शॉर्टकट कब अप्लाई करना है? ये शॉर्टकट तब अप्लाई करना है जब डिस्टेंसेस सेम हो लेकिन टाइम आपके साथ सेम ना हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है, बी से लेकर ए तक भी उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन दोनों का टाइम जो होगा दोनों का टाइम सेम नहीं है। एक का टाइम x/50 है, दूसरे का टाइम x/40 है। तो जब डिस्टेंसेस सेम हो और टाइम सेम ना हो तो एवरेज स्पीड को किस फॉर्मूला से फाइंड करना है? 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब अगर एक क्वेश्चन फर्ज करें आपका ऐसे आता हो कि एक बॉडी 1 आवर के लिए 30 मीटर्स पर सेकंड से गई और वही बॉडी दूसरे 1 आवर के लिए 60 मीटर्स पर सेकंड से गई। अब एवरेज स्पीड क्या होगा? तो इस केस में दूसरा शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये शॉर्टकट एवरेज स्पीड का कब अप्लाई करना है? ये शॉर्टकट एवरेज स्पीड का तब अप्लाई करना है जब टाइम सेम हो और आपके साथ डिस्टेंसेस क्या हो? डिस्टेंसेस सेम ना हो। तो फिर आपने सिंपल उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों शॉर्टकट्स जो हैं आपका टाइम बचा सकते हैं इस लेंथ की कैलकुलेशन से। ठीक है, तो दोनों अच्छा इसको ये जो हमने किया है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, इसको मैथ्स में अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। और ये जो फॉर्मूला है इसको मैथ्स में हार्मोनिक मीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हार्मोनिक मीन। तो आपने एवरेज स्पीड के लिए ये शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। हर शॉर्टकट के अपने कंडीशंस हैं। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन पे शॉर्टकट अप्लाई करना है जिसके कंडीशंस जस्टिफाई हो रहे हो। अगर डिस्टेंसेस सेम हो और टाइम डिफरेंट हो तो आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, और अगर आपके साथ जो है टाइम सेम हो डिस्टेंसेस डिफरेंट हो तो फिर आपने कौन सा मीन अप्लाई करना है? फिर आपने अरिथमेटिक मीन अप्लाई करना है। और जहां पर कोई और सिचुएशन हो, मतलब इन दोनों से मुख्तलिफ हो सिचुएशन, तो फिर जो है आपने एक्चुअल मेथड के ऊपर जाना है। और एक्चुअल मेथड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये वो फॉर्मूला है जो आपको कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा। हो सकता है टाइम क्वेश्चन का ज्यादा लग जाए, लेकिन ये फॉर्मूला आपको कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा। स्टेप्स इसमें ज्यादा होंगे, कैलकुलेशन ज्यादा होंगी, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये आपको हमेशा सही रिजल्ट देगा। लेकिन बहरहाल ये जो दो केसेस के शॉर्टकट्स देखे गए हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस है। हाँ, लास्ट स्टेप ये है कि लेट्स सपोज आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके साथ ना टाइम सेम है, ना क्या है, ना डिस्टेंस सेम है। मतलब ना ये हार्मोनिक मीन वाला शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है, ना अरिथमेटिक मीन वाला। तो उस वक्त आप एवरेज स्पीड किस फार्मूला से फाइंड करेंगे? वो फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, आखिर में हमने क्या निकाल दिया? शॉर्टकट निकाल दिया। तो फिर आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस फाइंड करोगे, टोटल टाइम फाइंड करोगे, और फिर दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करके आप उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो लास्ट में जो चीज है वो आपके साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड है। एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड
और एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस स्पीड की? क्या डेफिनेशन है? The speed of a body at a particular instant of time, और velocity की the speed of a body at a particular the velocity of a body for a particular instant of time। अब जरा आप इस definition पे गौर करें, और definition पे गौर करने से पहले आप जरा ये सोचें कि हम speed को find कैसे करते हैं। हम किसी body के speed को कैसे find करते हैं? तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि एक बॉडी को कहते हैं कि आपने पॉइंट ए से जाना होगा, कहां तक? पॉइंट बी तक जाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप हम ये कर लेते हैं कि हम इस ए और बी का क्या मालूम कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? हम ए और बी का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट ए पे स्टॉप वॉच जो होता है, पॉइंट ए पे स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं, और पॉइंट बी पे जैसे ही बॉडी पहुंच जाता है तो हम स्टॉप वॉच को फर्ज करें ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या मालूम करते हैं? फिर हम मालूम करते हैं टाइम इंटरवल। क्या चीज मालूम करते हैं? टाइम इंटरवल। किस फॉर्मूला से मालूम करते हैं? t2 माइनस t1 से। हम फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम माइनस कर लेते हैं तो टाइम इंटरवल आ जाता है। जब टाइम इंटरवल आ जाता है तो फिर हम फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके क्या फाइंड कर लेते हैं? स्पीड। मतलब स्पीड फाइंड करने के लिए जरूरी क्या है? स्पीड फाइंड करने के लिए जरूरी है क्या चीज? टाइम इंटरवल। आपने किसी बॉडी को ऑब्जर्व करना होगा 2 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए आपने किसी बॉडी को क्या करना होगा? ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन इस डेफिनेशन में हम क्या कह रहे हैं? इस डेफिनेशन में हम कह रहे हैं एट एन इंस्टेंट, मतलब उसी लम्हे पे स्पीड फाइंड करनी है। आपने ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम को गुजरने नहीं देना, आपने उसी लम्हे पे क्या फाइंड करनी है? स्पीड फाइंड करनी है। तो जब लम्हे पे स्पीड फाइंड होती है तो उसके लिए तो इंटरवल फिर 0 होता है, उसके लिए तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला तो आपको वो स्पीड दे सकता है कि नहीं दे सकता। अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो आप डिनोमिनेटर में क्या पुट करेंगे? आप तो डिनोमिनेटर में 0 पुट करेंगे, क्योंकि इंस्टेंट के लिए इंटरवल क्या होता है? इंटरवल 0 होता है। तो इससे तो क्या आ जाएगा? d/0 आ जाएगा। तो इससे तो आपके साथ एक अनडिफाइंड केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड केस आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फॉर्मूला से फाइंड करना है तो इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि फॉर्मूला में जो t यूज हुआ है वो t टाइम इंस्टेंट नहीं है, वो t क्या है? वो t टाइम इंटरवल है। और याद रखिए टाइम इंस्टेंट का इंटरवल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अगर आपका इनिशियल टाइम भी 3 है और फाइनल टाइम भी क्या है? 3 है, तो फिर तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस 0। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड को फॉर्मूला से फाइंड नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? फिर एक तरीका है, एक तरीका ये है कि हम ग्राफ से फाइंड करें, ग्राफ से स्लोप फाइंड करें, और स्लोप वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो? वहां पे स्पीड। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे साथ एक डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का फर्ज करें ऐसा एक ग्राफ हो, और हमसे कोई पूछे कि 1 सेकेंड पे
टाइम को गुजरने नहीं देना। इसी 1 सेकंड पे क्या फाइंड करें? इसी 1 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 सेकंड पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। 1 सेकंड पे क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक टेंजेंट। और हम इस टेंजेंट का क्या फाइंड कर लेंगे? हम इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो एक तरीका तो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज को फाइंड करने का क्या है? स्लोप फाइंड करना। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है, फर्ज करें, मिसाल के तौर पे आप इस तरह करें कि गाड़ी की जो स्पीड मीटर है उसके सामने स्टॉप वॉच लगा दें और स्टॉप वॉच को ऑन कर दें और फिर कैमरा से उसकी एक इमेज लें। कैमरा से क्या लें? एक इमेज लें। तो वो इमेज जो आपको मिली है वो किसी खास टाइम पे कोई खास स्पीड मिली होगी, उसको आप क्या कह सकते हो? उसको आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हो। या लेट्स सपोज आप स्पीड मीटर के साथ स्टॉप वॉच रखें और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें और फिर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को किसी भी जगह पे क्या कर दें? पॉज कर दें। तो जब आप उसे पॉज करेंगे तो आपको एक खास टाइम पर एक खास स्पीड मिलेगी। उस स्पीड को आप क्या कहोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बाय फार्मूला फाइंड नहीं किया जा सकता, उसको बाय स्लोप फाइंड किया जा सकता है या बाय एक्सपेरिमेंट उसको फाइंड किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बजिद हो कि फार्मूला ही अप्लाई करना है, अगर हम कहें कि नहीं फाइंड करना है और किसके जरिए फाइंड करना है? किस फार्मूला के जरिए। तो फार्मूला की तो एक रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरवल। तो अगर आपने फार्मूला ही यूज करना है तो फिर उसमें आप ये काम कर सकते हो कि आप स्पीड फाइंड करो, इंस्टेंट पे मत करो, इंटरवल पे करो। लेकिन वो इंटरवल क्या होना चाहिए? वो इंटरवल इंतहाई स्मॉल होना चाहिए। वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि इंस्टेंट में और इंटरवल में इतना फर्क ना हो। अब लेट्स सपोज अगर टाइम 1 आपका 3 सेकेंड्स है और टाइम 2 आपका क्या है? 6 सेकेंड्स है। अब ये इंटरवल स्मॉल नहीं है। लेकिन अगर टाइम 1 आपका 3 सेकेंड्स है और टाइम 2 आपका है 3.0001 सेकेंड, अब ये इंटरवल क्या है? ये इंटरवल बहुत स्मॉल है। तो जब आप बहुत स्मॉल इंटरवल पे स्पीड फाइंड करोगे तो आप उसे इंस्टेंटेनियस कंसीडर कर सकते हो। है वो फिर भी नहीं, वो भी इंटरवल पे फाइंड हुआ है, लेकिन स्मॉल इंटरवल के लिए आप उसे इंस्टेंटेनियस कह सकते हो। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि v instantaneous is equal to delta t divided by delta t, but given that delta t approaches to 0, मतलब डेल्टा t क्या हो? बहुत ज्यादा स्मॉल इंटरवल हो। तो स्मॉल इंटरवल पे स्पीड जो फाइंड होगी उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। और वेलोसिटी का भी यही किस्सा है। वेलोसिटी में सिर्फ क्या हो जाएगा? इधर एरो हेड आ जाएगा और उस साइड पे डिस्टेंस की जगह क्या चीज आ जाएगी? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बाकी इस पे भी आपने लिमिट लगाना होगा कि इंटरवल क्या होना चाहिए? इंटरवल स्मॉल होना चाहिए। तो ये हमने स्पीड और वेलोसिटी की 4 कैटेगरीज डिस्कस कर ली। यूनिफॉर्म भी डिस्कस कर लिया, वेरिएबल भी डिस्कस कर लिया, एवरेज भी डिस्कस कर लिया और इंस्टेंटेनियस भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है
the time rate of change of velocity. The time rate of change of velocity. एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है डेल्टा v बाई टी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताना होगा और साथ में हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताना होगा। इसका जो SI यूनिट है एक्सेलरेशन का वो है मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। SI यूनिट इसका क्या है? मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैथमेटिक्स के रूल्स की वजह से हम क्या लिख लेते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं। लेकिन इसका मेन SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर चला जाता है तो उससे क्या बन जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं कि 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब इसका आगे क्या मतलब है? इसको जरा फार्मूला के साथ कंपेयर करके बताएं इसका क्या मतलब होगा। एक सेकेंड में वेलोसिटी में क्या आएगी? चेंज आएगी। कितनी चेंज आएगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड की। तो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इन ईच 1 सेकेंड the speed will increase by how much amount? The speed will increase by 10 meters per second। तो आप जरा मुझे बताएं, अगर एक बॉडी की इनिशियल स्पीड 15 हो और उस पे इतनी एक्सेलरेशन हो तो एक सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इनिशियल स्पीड उसकी 15 है और एक्सेलरेशन उसकी कितनी है? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? चेंज होगी। 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है? कि इन ईच सेकेंड द स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये 15 एक सेकेंड के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 30 में कि 25 में? एक सेकेंड में किसका इंक्रीज आएगा? 10 जितना। तो 15 प्लस 10 क्या होगा? 25। तो एक सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 25। 2 सेकेंड्स के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? 35। मतलब हर सेकेंड में स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड बढ़ेगी। अब लेट्स सपोज एक बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 मीटर्स पर सेकेंड और इस पे एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन उस पे 5 का है। तो एक सेकेंड में उसकी स्पीड कहां पहुंच जाएगी? 5। दूसरे सेकेंड में 5 से 10 हो जाएगी। तीसरे सेकेंड में 10 से 15 हो जाएगी। अब मुझे बताएं, एक बॉडी है, उसको हमने नीचे फेंका, उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? 0 मीटर्स पर सेकेंड और ये किस में आ रही है? फ्री फॉल में आ रही है। फ्री फॉल में इस पे g कितनी होगी? सिंपलिसिटी के लिए हम क्या ले लेंगे? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बताए जब इसकी स्पीड 50 होगी तो कितना टाइम गुजरा होगा?
5 सेकंड्स गुजरे होंगे, क्योंकि एक सेकंड में 0 से 10, फिर दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 30, फिफ्थ सेकंड के एंड में इसकी स्पीड क्या होगी, वो 50 होगी। अच्छा, अगर इसके साथ माइनस लगा हो तो फिर आपने इंक्रीज के बजाय कौन सा वर्ड यूज करना है, डिक्रीज का वर्ड। तो मुझे ये बताएं कि एक बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड है 40 मीटर्स पर सेकंड, ये कितने टाइम में रेस्ट में आ जाएगा? 4 सेकंड्स में ये रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि पहले सेकंड में इसकी स्पीड 40 से 30 हो जाएगी, दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड 30 से 20, तीसरे सेकंड में इसकी स्पीड 10 हो जाएगी और चौथे सेकंड में इसकी स्पीड 10 से 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी वो +10 नहीं होगी, वो -10 मीटर्स पर सेकंड, और -10 मीटर्स पर सेकंड का मतलब ये होगा कि अब हर सेकंड में स्पीड 10 से डिक्रीज होगी। तो पहले सेकंड में 40 - 10 30, दूसरे सेकंड में 30 - 10 to 20, और इसी तरह 4 सेकंड्स में ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह के लॉजिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ये आपका टाइम बचाते हैं। अगर ये लॉजिक अब आपको क्लियर ना होता तो आप इस क्वेश्चन पे न्यूटन इक्वेशंस को यूज करके फिर मालूम करते कि ये 4 सेकंड्स में हाइट तक पहुंचेगा। लेकिन आप जो है थोड़ा सा अगर लॉजिक इस्तेमाल करो, इनिशियल वेलोसिटी को देखो और एक्सेलरेशन को देखो, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये कितने टाइम में रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये होगा कि स्पीड कम होगी। जो कैटेगरीज हमने वेलोसिटी और स्पीड के लिए निकाली थी, वो कैटेगरीज आप एक्सेलरेशन के लिए भी निकाल सकते हो। मतलब आप एक्सेलरेशन को डिवाइड कर सकते हो किसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस में। यूनिफॉर्म, वेरिएबल और फिर एवरेज और फिर इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म की क्या डेफिनेशन होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन होगी? फॉर्मूला को देख के बताएं। फॉर्मूला है डेल्टा V बाई टी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ना आप न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हो, ना डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हो। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? हाँ, इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होगी? अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज की क्या होगी? The total change in velocity by total time। और instantaneous की क्या होगी? The change in velocity per unit time for a very short interval of time। Particular के लिए तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो आपने पार्टिकुलर का वर्ड यूज नहीं करना, आपने वर्ड यूज करना है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो एक्सेलरेशन की आपके साथ 4 टाइप्स हो गई, लेकिन हम एक्सेलरेशन की कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिस पे बात करना जरूरी है। और वो हमने कल के लेक्चर में जो वेलोसिटी में पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी में 2 चीजें होती हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर आप किसको चेंज कर दो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, तो फिर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कहोगे, फिर आप वेलोसिटी को क्या कहोगे? वेरिएबल कहोगे। अगर आप वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दो, तब भी आप उसे क्या कहोगे? तब भी आप उसे वेरिएबल कहोगे।
और अगर आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दो तो तब भी आप इसे क्या कहोगे? तब भी आप इसे वेरिएबल कहोगे। ठीक है, तो वेलोसिटी को वेरिएबल करना किसका काम है? एक्सेलरेशन का काम है। तो वेलोसिटी को चेंज करना अगर एक्सेलरेशन का काम है तो फिर एक्सेलरेशन की भी क्या होगी? एक्सेलरेशन की भी 3 टाइप्स होगी। फिर एक्सेलरेशन जो होगा उसकी एक टाइप होगी जो क्या करेगा? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकेगा। द एक्सेलरेशन विच कैन ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ क्या कर सकती है? सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती है, मतलब स्पीड को चेंज कर सकती है। अच्छा, एक एक्सेलरेशन वो होगा जो ये काम करेगा, जो वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और या उसे कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करेगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। और एक्सेलरेशन की एक और भी टाइप है जो क्या करेगा? जो दोनों काम करेगा। फिर हम कहते हैं कि उस एक्सेलरेशन में 2 कंपोनेंट्स हैं। उस एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल कंपोनेंट भी है और उस एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल कंपोनेंट भी है। तो वो एक्सेलरेशन फिर दोनों काम करने का कैपेबल है। वो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है और वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अच्छा, इनके फार्मूलाज भी डिफरेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला है डेल्टा v बाई टी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है v स्क्वायर बाई r। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है? डेल्टा v बाई टी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है? v स्क्वायर बाई r का। ठीक है, तो फार्मूलाज में भी डिफरेंट है। अच्छा, हमने स्टार्ट में बात की थी कि ये एक्सेलरेशन क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होगी। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही अगर ये फॉर्मूला ऐसे होता, फर्ज करें A = v बाई टी, फिर आपकी बात सही थी। फिर आप कह सकते थे कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की भी है, लेकिन फिलहाल आप ये नहीं कह सकते। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का अंदाजा 2 तरीकों से चलता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का अंदाजा तो या कहां से पता चलता है? फोर्स से। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम कहते हैं बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का पहला स्टेटमेंट है कि एवरी फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। हर फोर्स क्या करता है? वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है अपनी डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन की कौन सी डायरेक्शन होगी? जो फोर्स की। न्यूटन सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? F =
ma। तो जो a की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही a की डायरेक्शन होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का अंदाजा कहां से लगाना है? फोर्स से। अगर फोर्स आपको गिवन है तो फिर तो एक्सेलरेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की है। लेकिन फर्ज करें फोर्स गिवन नहीं है, फोर्स का पता नहीं है, और आपको क्या पता है? आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन का पता है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन का सिर्फ पता लगने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपने कुछ आगे भी देखना होगा। आपने आगे ये देखना होगा कि क्या स्पीड बढ़ रही है, क्या स्पीड कम हो रही है, या फिर स्पीड सेम है। सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आपने एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। तो फिर आपने देखना होगा कि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, या सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो फिर याद रखिए जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर स्पीड कम हो रही है, एक्सेलरेशन मौजूद है और उसकी वजह से स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, तो फिर याद रखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर वेलोसिटी को क्या होती है? वो वेलोसिटी को फिर एंटी पैरेलल होती है। मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल क्या होगा? जीरो होगा। अगर स्पीड कम हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल क्या होगा? 180 होगा। और याद रखिए अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है सिर्फ, तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे को क्या होंगे? फिर वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को पैरेलल भी हो सकती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को एंटी पैरेलल भी हो सकती है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर भी हो सकती है। आपने उसके कंडीशंस अपने जहन में रखने हैं। स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, या स्पीड सेम है। स्पीड बढ़ रही है तो पैरेलल होगी, स्पीड कम हो रही है तो एंटी पैरेलल होगी, स्पीड सेम है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर कौन सी सिचुएशन होगी? फिर आपके साथ परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन होगी। तो ये हमने जो है डिस्कस कर लिए। क्या क्या चीजें ये हमने डिस्कस कर लिए कि आपके साथ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के दोनों टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। एक आखिरी बात ध्यान में रख लें। आखिरी बात ये है कि if we know the angle between force and velocity, अगर हमें किसका पता हो? अगर हमें फोर्स और वेलोसिटी के एंगल का पता हो तो हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन की कौन सी टाइप होगी। अगर हमें पता हो कि फोर्स और वेलोसिटी में कौन सा एंगल है तो उस एंगल के लिहाज से हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वहां पर कौन सी टाइप होगी। तो इसके लिए ये केसेस ध्यान में रखें। अगर एक बॉडी पर वेलोसिटी और फोर्स क्या हो, वेलोसिटी और फोर्स दोनों पैरेलल हो, मतलब एंगल क्या हो? एंगल हो 0 डिग्रीज। तो याद रखिए ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स स्पीड को बढ़ाएगा, डायरेक्शन को क्या रखेगा? सेम रखेगा, और ऐसे एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हो? पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये केस नंबर 1 है।
केस नंबर 2, अगर वेलोसिटी और फोर्स क्या हो, एंटी पैरेलल, मतलब एंगल क्या हो, एंगल 180 हो। अब क्या होगा, अब याद रखिए स्पीड क्या होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन वही सेम होगी। और इस एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हैं, इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम रिटार्डेशन है और इसको डीसेलरेशन भी कहते हैं। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 ये है कि अब वेलोसिटी और फोर्स क्या हो गए हैं, एंगल क्या हो गया है 90। ये फोर्स क्या करेगा, याद रखें ये फोर्स अब स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। और ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अब जरा लास्ट में एक दूसरा केस देखिए। अब जो एंगल है, अब जो फोर्स और वेलोसिटी का एंगल है, ना 0 है, ना 180 है, ना 90 है। लेट्स सपोज अब वो एंगल फर्ज करें 30 है। अब क्या होगा, अब आपने इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। फोर्स के क्या करने हैं, 2 कंपोनेंट्स। ये जो फोर्स है, ये वेलोसिटी को क्या है, ये वाला फोर्स, ये पैरेलल है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये इसमें। तो ये जो फोर्स है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाएगा और ये दूसरा फोर्स वेलोसिटी को क्या है, ये दूसरा फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। और ये फोर्स कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स विल प्रोड्यूस करेगा सेंट्रीपिटल। तो इस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और आपके साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो जो हमने बात की थी कि कभी कभार एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता है और सेंट्रीपिटल भी होता है, वो कब होगा, वो तब होगा जब एंगल ना 0 हो, ना 180 हो, ना 90 हो। उसके अलावा कोई एंगल हो तो याद रखिए वो फोर्स स्पीड को भी चेंज करेगी और वो फोर्स फिर डायरेक्शन को भी चेंज करेगी। ऐसे फोर्स में भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं और ऐसी एक्सेलरेशन में भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट भी उसमें होता है और सेंट्रीपिटल कंपोनेंट भी होता है। कल के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह फिर ग्राफिकल एनालिसिस पे बात करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं।